नमस्कार, स्वागत है गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपके साथ हिंदी विषय के 30 प्रश्न जो कि आपके व्याकरण और शिक्षण शास्त्र से प्रश्न संबंधित होते हैं उन पे चर्चा कर रही हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 31 दिसंबर 2021 का आया हुआ प्रश्न पत्र, जिसके प्रथम भाग को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन 15 प्रश्नों की जो आपके भाषा शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगी कि आपको किन किन मुख्य बातों पे ध्यान रखना है जब आप अगस्त में होने वाली परीक्षा में बैठने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है सिद्धांत, सिद्धांतकार, मनोवैज्ञानिक कार्य, जिनके मूल सिद्धांत का मुख्य रूप क्या है, किस सिद्धांत की उन्होंने बात की है, बच्चों के अधिगम को लेकर उनकी मुख्य बात क्या है, बच्चे अधिगम करते कैसे हैं, बच्चे कैसे भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैसे अधिगम के चीज़ों में होने वाले जो अप्रोचेज, जो उपागम है, जो विधियां हैं, जो उपचारात्मक निदान है या निदानात्मक अप्रोच है, जिन भी तरीकों से हम बच्चे को सिखाने में अपने आप को अध्यापक के रूप में या पूरे परिवेश के रूप में कैसे सम्मिलित करते हैं, इन तथ्यों पे आपको चर्चा करनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी प्रश्न बनता है वो है कि बच्चों में जो बच्चों में न सीख पाने के कारण जो अक्षमताएं होती हैं, उन विकारों से प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं अपने प्रश्न पत्र से, जो 31 दिसंबर 2021 के शिक्षण शास्त्र में 15 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो सीधे आते हैं अपने प्रश्न पत्रों पे। पहला प्रश्न जो आपके समक्ष है, ये पूछा गया था आपसे कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने दिया? नाम दिया हुआ है V.F. स्किनर, दूसरा नाम है वाटसन, तीसरा है लेव वाइगोत्स्की और चौथा नाम है नोम चॉम्स्की। अब आपको बताना है कि किसने मानव मस्तिष्क में जो सार्वभौम व्याकरण है उसकी चर्चा की थी। प्रश्न सीधा है कि जो सार्वभौमिक व्याकरण की बात करता है, तो आप जानते हैं कि जिसने कहा था कि सब में एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है, वो कौन है? तो सबको पता है कि नोम चॉम्स्की ने इसकी बात की थी कि सब बच्चों में, सब में क्या होता है, एक सार्वभौम व्याकरण होता है। अब चूंकि एक प्रश्न आपसे पूछा गया, आपने उसका उत्तर दिया, लेकिन चूंकि आपके सामने 3 लोग और हैं, तो हमें याद रखना है कि इन लोगों ने किन सिद्धांतों की बात की थी। आप जानते हैं स्किनर कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करते हैं, ठीक है ना, जो इनके अनुकरण की बात करते हैं। जब हम वाटसन की बात करते हैं तो वाटसन क्या कहते हैं? ये कहते हैं व्यवहारवाद की बात करते हैं, बच्चों में व्यवहारवाद। जब लेव वाइगोत्स्की की बात होती है तो ये सामाजिक सांस्कृतिक बात करते हैं, उसके संरचना की बात करते हैं। तो आपके सामने जितने आपके मनोवैज्ञानिक हैं जो सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं, आपको उनके नाम के साथ उनके सिद्धांत को याद रखना है। कभी भी प्रश्न, मतलब 4 प्रश्न हो सकते हैं, इस एक प्रश्न से आपको उन चारों प्रश्नों को तैयार रखना है। लेकिन हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौम व्याकरण नियमों की बात नोम चॉम्स्की ने की थी। और इनके नियम में, जब इन्होंने नियम बात की थी, नोम चॉम्स्की ने जब इसकी बात की थी, तो उसमें कहा था कि जो, अब चूंकि ये ध्यान रखना कि अमेरिकी सिद्धांतकार थे, ये अमेरिकी भाषाविद थे जिन्होंने इसकी बात की हुई थी। और इनका क्या कहता है कि इसके प्रतिपादन में जो मुख्य विषय स्थापित की गई थी कि एक जो सार्वभौमिक है सीखने की क्षमता, वो सबको उस भाषा से जोड़ती है। ठीक है, आते हैं हम 17वें प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? अब आपका दूसरा प्रश्न तुरंत पूछ लिया। अब यहाँ पे इस बात को किया किसने? किसने इस नियम को दिया था जहाँ पे विकास के निकटस्थ क्षेत्र की बात की गई थी, जिसमें जो ना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात थी, जिसको हम ZPD के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं ZPD। इसकी चर्चा किसने की थी? तो जब आपको ये पता है कि चर्चा किसने किया है, तो आपके प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये। सामाजिक सांस्कृतिक, अब ये जब नाम मैं लिखती जा रही हूं तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? आपको तुरंत याद आ गया होगा कि ये बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की जी। सिद्धांत के साथ सिद्धांतकार का नाम है पता है। ये 3 घटक मानते थे,
ये 3 चीज़ों को मानते थे कि जिसमें बच्चा सीखता है। उसमें से विकास का निकटस्थ जो क्षेत्र है, उसमें जो क्षेत्र है वो करता क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम 17वें की बात करेंगे तो क्या वो पहला भाग है कि मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ करता है, या बच्चे के वास्तविक विकास तक किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम का अंतर, या भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं, या दो बच्चों के बीच में भाषा के अर्जन की निपुणता में अंतर। कौन सा सही उत्तर होगा? तो आप जानते हैं जो निकटस्थ क्षेत्र होता है वो मस्तिष्क के भाग को न करके बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच के अंतर की बात की जा रही है, समायोजन की बात की जा रही है। और ZPD जो होती है उस सिद्धांत को वाइगोत्स्की जी ने दिया था और उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया की बात की थी, सिद्धांत की बात की थी। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं क्या है आपके समक्ष, कि बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना। बच्चे की मौखिक, उसकी मौखिक मतलब बोलने की क्षमता के लिए कह रहे हैं कि किनसे बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटक है। किसका? प्रक्रिया लेखन उपागम। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना, ठीक है ना, बातचीत की जा रही है, तो प्रक्रिया लेखन उपागम यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे को मौखिक भाषा विकसित करने की बात कर रहे हैं और उसके लिए बातचीत हो रही है, तो गहन पठन ये भी नहीं होगा। बच्चा भाषा से अभी जुड़ रहा है, उसकी मौखिक भाषा का विकास करने की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। उत्पाद लेखन उपागम इसमें फिर सम्मिलित ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कब हैं? जब बच्चा भाषा को सीख चुका है। तो यहाँ पे प्रारंभिक साक्षरता से बात की जा रही है। महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा आपका? प्रारंभिक साक्षरता, जब बच्चे की मौखिक भाषा का विकास करने की बात हो रही है, तो ये प्रमुख घटक के रूप में प्रारंभिक साक्षरता आती है। तो प्रश्न 18 सही उत्तर डी हो जाएगा। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? वह कौन सा आपका रूप है जो बच्चों में शब्द संपदा का निर्माण नहीं कराता है? सही उत्तर देने के लिए सही तरह से उसका अप्रोच भी होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, चूंकि इसके पहले जो प्रश्न था उसमें मौखिक कौशल की बात की थी, यहाँ पे कहा है कि शब्द संपदा निर्माण कैसे होगा? जब बच्चा अपने शब्द को बढ़ा रहा है, और आप बच्चा शब्द कैसे पढ़ता है? जरूरी होता है ना कि बच्चे को स्रोत क्या मिल रहे हैं, बच्चा उन भाषाओं से भाषिक रूप से कैसे जुड़ रहा है। तो पहले देखते हैं कि संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, या वर्णों की रूपरेखा बनाना, या यहाँ पे जो मुख्य बात है शब्द के भागों का विश्लेषण करना, या फिर संबद्धता स्थापित करना। चूंकि शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। अब प्रश्न क्या था कि रणनीति नहीं है जिससे शब्द संपदा बढ़ती हो, तो यहाँ पे संबद्धता स्थापित करना या इन तीनों में से कौन सा सही उत्तर नहीं होगा? नहीं की बात की गई है। तो हम संदर्भ में बच्चों के शब्दों को परिभाषित करते हैं। आप बच्चों से जब बताते हो शब्दों के बारे में तो आप उनसे कहते हैं कि इसका स्रोत क्या है। जब शब्द आए तो उनका स्रोत क्या है, तत्सम बताते हैं, तद्भव बताते हैं, देश बताते हैं, या फिर कहते हैं कि शब्द रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, उसको हम क्या कहते हैं? निर्माण या गठन की दृष्टि से। फिर हम कहते हैं प्रयोग की दृष्टि से, वहाँ भी हम कहते हैं सामान्य रूप क्या है, पारिभाषिक रूप क्या है। फिर हम बच्चों को बताते हैं कि परिवर्तन होता है शब्दों में, तो विकारी रूप और अभिकारी बताते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब बच्चों की शब्द संपदा बढ़ रही है तो हम रणनीति कौन कौन से करते हैं? शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, है ना, बच्चों को हम शब्दकोश से जोड़ते हैं। और क्या करते हैं? बच्चों को हम वर्णों की या वर्गों की जो रूपरेखा है वो बताते हैं, कौन कौन से वर्ग में आते हैं। फिर मुद्रित सामग्री जो शिक्षण की है उसके द्वारा बच्चों को समझाते हैं। तो ये जब चीज़ें हैं बच्चों की शब्द संपदा बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो वर्णों की रूपरेखा भी हो गई, शब्द के भागों का विश्लेषण भी हो गया, तो इस संबद्धता स्थापित करना ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा। कि यहाँ पे रणनीति नहीं है, बाकी तीनों क्या है? रणनीति है, तो संबद्धता स्थापित करना ये रणनीति का हिस्सा
नहीं है, तो आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न का देखते हैं कि लेखन, लेखन के बाद रिक्त स्थान, फिर 4 विकल्प, एक उत्पादक कौशल, विशिष्ट विधा तक सीमित, एक ग्रहणशील कौशल, एक रेखीय प्रक्रिया। अब उसमें लेखन क्या है, आप जानते हैं यह सीमित नहीं होती है एक विधा तक, लेखन किसी भी विधा में हो सकती है। ग्रहणशील कौशल नहीं है, कौशल ही उपागम के आपके पता है 4 हैं, तो ये ग्रहणशील कौशल नहीं, कौशल ही है। एक रेखीय प्रक्रिया भी नहीं है, बल्कि लेखन एक क्या है, उत्पादक कौशल है, जिससे कुछ नया निकल के आता है। तो आपको कुशलता किसमें है, जब उसका कोई ना कोई अर्थवत्ता निकल के आती है, तो आपके लेखन का जो कौशल है वो उत्पादक कौशल में आ जाएगा। ठीक है, जब हम अब उत्पादक कौशल होते क्या है, जैसे मैं कुछ बोलना चाहूँ, मेरे भाव हैं, कुछ विचार हैं, उसको मैं लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकती हूँ। बच्चे अपने सीखे गए अधिगम की चीज़ों को लिख के प्रस्तुत कर सकते हैं, एग्जाम के पैटर्न में एग्जाम दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेखन के द्वारा समृद्ध रूप में अपने विचारों और भावों को प्रकट कर सकते हैं, इसलिए उत्पादक कौशल है। चलिए 21वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता। प्रश्न फिर आपका पलट गया, इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं करता है, कौन सा वो उत्तर है जो इसका रूप में नहीं होगा निर्माण, किसमें, बच्चे के मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण नहीं करेगा। विकल्प देखते हैं। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना। अब चार्ट लगाना जाहिर सी बात है, बच्चों में मुद्रण है, चार्ट है, उसका मुद्रण है, लेखन है, वो बच्चों के सीखने में सहायता करता है, निर्माण करता है, तो ये उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि नहीं की परिपुष्टि ये उत्तर नहीं कर रहा है। कक्षा में पठन पाठन का कोना सृजित करना, ये समृद्ध परिवेश बनाता है, तो नहीं बनाता है का विकल्प गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, ये भी उनके क्या करेगा, समृद्ध परिवेश का निर्माण करेगा। तो यहाँ देखिए, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, इसका लिखित और मुद्रित या कक्षा में किसी समृद्ध परिवेश के लिए खिलौने के कोने से कोई उसके अधिगम में सहायता नहीं मिल रही है। रुचिकर हो सकता है, लेकिन ये उस अर्थ के परिप्रेक्ष्य को पूरा नहीं करता है। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर 21वें का डी हो जाएगा, कि खिलौनों का कोना उस परिवेश के समृद्धता को दिखाता नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, कि भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ है। बोधगम में, यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ है। पहला विकल्प लिखा है कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। सी है कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। और डी है कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। प्रश्न क्या था, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चीज किया गया हो जिसका जो परिणाम हो वो क्या हो, बेहतर हो उसके अधिगम के लिए। अब पूछा गया है कि बोधगम्य निवेश क्या है, बोधगम्यता बढ़ाने वाला निवेश क्या है, ये आपका प्रश्न है। अब प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न पहले हमने समझा कि कौन सा वह तरीका विकल्प में आएगा जो बच्चों के बोधगम्यता को बढ़ाने वाला हो, इसलिए किया गया हो। तो क्या पहला है कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, या बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। बोधगम्य निवेश की बात ये नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिखाने के तरीके में आ गया बोधगम्यता में, लेकिन बोधगम्य निवेश की बात हो रही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। कहानी सुनाने के माध्यम से रोचकता लाई गई है, विकल्प ये कह रहा है, तो ये नहीं होगा। दीवारों पर बच्चों को जब हम रचनाएं प्रदर्शित करेंगे तो एप्रिसिएशन, उत्साहित करते हैं बच्चों को पुरस्कार के द्वारा उनकी चीज़ों को लगा के, लेकिन ये निवेश नहीं हो रहा है। तो निवेश क्या होगा कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है।
जो उन्हें आता है। बच्चे स्कूल में आते हैं तो क्या सीखते हैं? जो उन्हें नहीं आता है। तभी तो आप +1 करते हैं ना हर चीज़ में। हम हमेशा इस प्लस में +1 +2 +3 होते हैं। मतलब हमेशा क्या हो रहा है, हम एक स्तर ऊपर पहुंच रहे हैं। हमारा ऊपर पहुंचना ये दृष्टिगत कराता है कि हमारी जो बोधगम्यता है, ये बोधगम्य के निवेश का मुख्य कारण हो रहा है कि यहाँ पे जो निवेश किया गया वो बोधगम्यता को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो विकल्प है कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के स्तर को एक ऊपर कर दे, +1 एक ज़्यादा के स्तर पे रखे और उसमें बोधगम्यता बढ़ाता रहे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला विकल्प है 23वां, देखते हैं प्रश्न संख्या कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से 1 2 3 4 में से कोई सही और गलत हो सकता है। हमें वो ध्यान देना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला दिया है कि समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। पहला उत्तर ये पूछ रहा है आपसे। फिर दूसरा है कि समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी में कहा गया है कि समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। आपको सही प्रश्न का उत्तर देना है इस रूप में कि कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि आपके सामने 4 लिखे हुए हैं। ए में लिखा है कि ए तथा बी सही है और सी गलत है। हमें देखना है कौन सा सही कौन सा गलत, फिर हम विकल्पों में उसको ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। विकल्प में मत ढूंढिए, ऐसे प्रश्न हो कि इसमें ए बी सही सी गलत, सी सही ए बी गलत, तो आपको स्वयं जांचना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत। पहले उसको लिख लीजिए, फिर विकल्प में ढूंढिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि जो आपको सही सिद्धांत है वो बात वहाँ विकल्प में लिखी होगी। तो देखिए लिखा है पहला कि समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल प्रोत्साहित करता है, बच्चे के सीखने की अधिगम क्षमता बढ़ती है। तो ये क्या है, सही बात है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से प्रारंभ करते हैं। यह भी हमारा क्या है, सही बात है कि बच्चों के अधिगम की क्षमता इससे वर्ण और ध्वनि से वो प्रारंभ करता है, ये सही बात है। और फिर सी देखते हैं कि समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। बिल्कुल नहीं, ये उत्तर क्या है, गलत है, ये विकल्प गलत है। समग्र भाषा रचनावाद पे आधारित नहीं है। अब हमारा ए बी सही है और सी गलत है। तो जिस विकल्प में लिखा हो कि ए और बी सही और सी गलत, वही ऑप्शन हमारा, वही विकल्प हमारा सही होगा। तो पहला लिखा है ए बी, ए तथा बी सही है तथा सी गलत है। ए सी सही है तथा बी गलत है। बी तथा सी गलत है, ए गलत है। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि हमारा उत्तर किस बात को लेके है। इसमें हमारे 2 सही हैं, ठीक है ना, क्योंकि समग्र भाषा बनाई गई प्रोत्साहित करता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कहीं दिख रहा है सी गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हमारा ए तथा जो बी है वो सही है और सी वाला उत्तर हमारा गलत है। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 24वें प्रश्न पे आते हैं कि एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। बारीकी से पढ़ना मतलब सजगता से पढ़ना। मैं भी हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी किसी अनुच्छेद को पढ़िए तो बहुत ही सजगता से पढ़िए, सरलता से नहीं, सरसता से नहीं, बल्कि सजग होके पढ़ना। तो बारीकी पूछा गया है कि पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का अर्थ क्या होता है। पहला, पठन सामग्री में क्या है यह जानना। बी है कि पठन में रुचि उत्पन्न करना। सी है विशिष्ट सूचना ढूंढना। और डी, पठन सामग्री की प्रामाणिकता को जांचना। देखिए सबसे पहली बात कि किसी की प्रामाणिकता जांचने वाले विद्यार्थी नहीं होते हैं, या प्रामाणिकता जांच के ही पड़ताल करके ही वो पाठ्य पुस्तक में आती है। तो पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना ये विकल्प सही नहीं होगा। पठन सामग्री में क्या है
ये तो आपके शीर्षक से पता होता है, तो यह भी जानने के लिए हम नहीं करते हैं। वो कहानी है, वो विचार है, वो कविता है, ये पता होता है, तो इसकी भी पड़ताल नहीं होती है। रुचि उत्पन्न करने के लिए बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना है और इसमें रुचि उत्पन्न करने की तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बारीकी से नहीं पढ़ते हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो विशिष्ट सूचनाओं को ढूंढना। मैं जब आपसे कहती हूँ सजगता से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, क्यों? क्योंकि जितनी भी सूचनाएं उसमें हैं, जितने तथ्यों की बात की गई है, सारे तथ्य आपको मिल जाते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा 24वें प्रश्न का कि विशिष्ट सूचना को ढूंढने के लिए बारीकी से पढ़ते हैं। आप बारीकी से पढ़ेंगे, आप सजगता से पढ़ेंगे, तो हर प्रश्न का उत्तर गद्यांश और पद्यांश का कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको विशिष्ट तथ्यों की सूचना रहेगी पूरी तरह से। 25वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? पहला पूछा गया आपका ऑप्शन है कि मौन पाठन, बी है शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, सी है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, डी है सरसरी तौर पर पढ़ना। ये विकल्प तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला, क्योंकि पूछा गया है कि बच्चों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण की संरचना में। तो यहाँ ध्यान रखिए कि शिक्षार्थियों के उच्चारण की बात की गई है, तो वाचन उसमें होगा ही होगा, ठीक है ना। अब उसके साथ लिखा है कि शब्द संपदा निर्माण में सहायता, शब्द संपदा का निर्माण भी होगा, तो मौन पाठन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? मौन पाठन में उच्चारण की योग्यता आप कहाँ निरीक्षित कर पाएंगे? तो ये विकल्प बिल्कुल नहीं है। प्रश्नों के उत्तर देना ये भी सही नहीं है। जब शिक्षार्थी एक सस्वर रूप में पाठ करते हैं तो उच्चारण की जो कमियां हैं वो समाप्त होती हैं और बच्चों की शब्द संपदा का निर्माण भी होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन होना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब आते हैं हम 26वें प्रश्न पे कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। ये बार बार, चूंकि हम जानते हैं कि जब हम इस तरह की बातों को कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से ही, आप जानते हैं कि मैं बार बार क्यों आपसे कहती हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि किसने कौन सा आपका जो रूप दिया है, किसने दिया है। तो जब भी इसमें अनुकूलन का शब्द आए तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए अनुकूलन की बात, आत्मसातीकरण की बात, या फिर समावेशन की बात, या फिर विकेंद्रण की बात। ये जो शब्द है ना, उन शब्दों को ध्यान रखिएगा कि ये शब्द इस्तेमाल किसने किया है। कौन कौन से? समावेशन शब्द है, समावेशन शब्द है, विकेंद्रीकरण शब्द है, समावेशन हो गया, अनुकूलन हो गया, आपका हो गया समायोजन, समायोजन, साम्यवरण। ये मैं इसलिए लिख दे रही हूँ कि बार बार आपको याद रहे, हर बार ये प्रश्न आते ही आते हैं। आत्मसातीकरण, समावेशन, अनुकूलन, समायोजन, साम्यवरण, आत्मसातीकरण, विकेंद्रण और संरक्षण और विकेंद्रण। ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी एक सिद्धांत के द्वारा कहा गया है, बार बार इसका प्रयोग किया गया है। ये कुछ शब्द हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और ये पूछा गया, चूंकि आपके समक्ष दिया हुआ है अनुकूलन और समायोजन, तो अगर एक किसी ने कहा है, हमें सिर्फ क्या करना है, उनके नियम के जो सिद्धांतकार हैं उनको याद रखना है। आप जानते हैं यहाँ पे जो ये बात की है, ये जॉन पियाजे ने की है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। बहुतायत से प्रश्न आते हैं, चाहे वो नॉम चॉम्स्की हो, क्रेशन हो, स्किनर हो, इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, आपको कंठस्थ रखना है। तो ये अगर अनुकूलन और समायोजन, विकेंद्रण, संरक्षण, साम्यवरण, आत्मसातीकरण ये शब्द आते हैं, तो किसका उत्तर क्या होगा? जीन पियाजे की बात ये
है। तो हमारा सही उत्तर 26वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी, जीन पियाजे ने इस बात को किया है। चलिए, इसके बाद है कक्षा 1। बच्चा किस क्लास का है? कक्षा प्रथम का कबीर। कक्षा 1 में पढ़ने वाला कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरक्षर शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है क्या? पहला विकल्प है कि उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, वह ध्वन्यात्मकता जागरूकता विकसित कर रहा है, उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है, उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की जरूरत है। अब देखिए, ऐसे छोटे बच्चों को देखा होगा, आप कुछ बोलते हैं वो तुरंत नाम बिगाड़ते हैं, उसी ध्वनि के अन्य कई शब्द बनाते हैं। तो ये क्या दिखाता है? इस बात को अगर हम देखते हैं बच्चों में, तो किस स्थिति को प्रकट करता है? क्या वो गलत संकल्पना करता है? बिल्कुल नहीं। वो कोई शब्द सुनता है, शब्द उसने क्या सुना? शांति। अब जैसे ही उसने शांति सुनी, उसने कई नाम अपने मन से बोलना शुरू कर दिया, और ऐसे बहुत से नाम बोले जो बाद में ती के शब्द के थे। जैसे वो भांति बोल रहा है, डांती बोल रहा है, मानती बोल रहा है, तो वो शांति से ही उसकी तरह ही उसी शब्द का रूप है, लेकिन बस क्या है, आगे के शब्दों को बदल दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? उसमें ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित हो रही है। वो एक ध्वनि के कई शब्दों का चयन करके बोलने की उसके अंदर जागरूकता आ रही है। तो इसमें ये तथ्य को भूलने की बात नहीं, स्वयं को सुधारने की बात नहीं। कक्षा 1 का बच्चा है, तो जब शब्द नए सुनेगा तो उसके अनुसार उसमें ध्वन्यात्मक जागरूकता आती है, और वो नए नए शब्दों को बोलने की कोशिश करता है। उसे सार्थक और निरर्थक शब्द नहीं पता है, अभी वो सिर्फ क्या हो रहा है, शब्दों के संपदा से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ध्वन्यात्मक उसका विकास हो रहा है। कक्षा 1 लिखा हुआ है। तो जिस भी प्रश्न को आपको देखना है, प्रश्न के बाद वो प्रश्न किस बात पे जोर दे रहा है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए प्रश्न संख्या 28 कि कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? अब यहाँ पूछा गया कि जो कक्षा 3 का जो गीत है कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ, तो कौन सी प्रक्रिया होगी जो उस त्रुटि को सुधारने के लिए सजग हो सकती है? वो कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा बच्चा अपने उन त्रुटियों को सुधार सकता है? वो कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प है कि गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप में लिखना। दूसरा विकल्प है गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना। सी है गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को सुधारने के लिए कहना। या डी कि बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। इसमें से कौन सा तरीका होगा जिससे बच्चा सही रूप से उस प्रश्न के रूप में व्याकरणिक गलतियां फिर ना करे? इसके लिए कौन सा प्रयास शिक्षक के द्वारा या शिक्षक के रूप में आप कौन सा विकल्प लेंगे, उसका सही उत्तर देंगे। अब देखिए, गलतियों पर अगर लाल पेन से आपने घेरा बना दिया और उस पर आपने लिख दिया, सही रूप पर लिख दिया, तो बच्चे को तो पता ही नहीं चला। आपने लाल बनाया, आपने सही कर दिया, बच्चा कॉपी बंद करके आगे बढ़ गया, तो बच्चे को पता है गलत है, लिखा भी है, लेकिन वो ध्यान नहीं देगा। तो एक शिक्षक होने के नाते आप ये नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि गलतियों को घेरा बनाकर बच्चे से सही करने के लिए कहना। हम बच्चे को सिखाएंगे, हम बच्चे से अगर बच्चे को सही रूप में आता तो वो लिखता, तो मतलब बच्चे को उसकी व्याकरणिक गलतियां नहीं पता है, तो घेरा तो बनेगा लेकिन बच्चा स्वयं नहीं करेगा, उसके लिए शिक्षक की भी कुछ अपने कर्तव्य होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प है कि गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। अब ये जो बात है कि हम गलती पे घेरा बनाएंगे और गलती किस चीज़ की है, किस तरह की गलती है, वो बच्चों को बता के उन्हें सुधारने के लिए कहा जाएगा। और जब आप प्रकृति बताएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि इसमें गलती कहाँ पे है, कहाँ पे हमें सही करना है। क्या वो वर्तनी की गलतियाँ हैं, वर्तनी में वर्णों की गलतियाँ हैं, या मात्राओं की गलतियाँ हैं, या फिर उसके सही प्रयोग में गलतियाँ हैं। ये हम जब बच्चों को बताएंगे तो बच्चे उसके अनुसार उसका प्रयोग
कर पाएंगे। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा कि गलतियों को रेखांकित करके बच्चों को उसकी प्रकृति बताएंगे, तरीका क्या होगा, कैसे है, क्यों है, इसकी बात देंगे और उसके बाद हम उसको सुधार के लिए कहेंगे। चलिए, तो प्रश्न 28 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला, लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध करता है। ऐसे कोई भी प्रश्न का उत्तर शिक्षण शास्त्र में सही नहीं माना जाता जहां पे नकारात्मक सूचना मिल रही हो। तो ये क्या है? लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, ये उत्तर नहीं होगा। दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने में क्या कर रहे हैं? घर की भाषा। अब घर की भाषा अर्थात मातृभाषा को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानती है कि सबसे आवश्यक है, उस पर जोर दिया गया है, तो कहीं भी मुश्किलें पैदा उससे नहीं होंगी। बच्चा प्रथम भाषा लेके आता है प्रारंभिक साक्षरता के साथ और उसके बाद वो अन्य भाषाओं से जुड़ता है। तीसरा देखते हैं कि एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी, केवल, किसी भी कीमत पे, ऐसे शब्द हमेशा गलत होते हैं, वैकल्पिक रूप से सही नहीं होते हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या है कि एक प्रभावकारी रणनीति सिद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने घर की भाषा के प्रयोग के साथ जब नई भाषा में जाता है तो उसके भाषा की क्या होगी? निपुणता माध्यम भाषा के रूप में बढ़ेगी। इसीलिए इसका आपका सही विकल्प सी हो जाएगा 29वें प्रश्न का। चलिए, 30वें प्रश्न पे आते हैं कि भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? क्या पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, या व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, या सी व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, या डी संरचनात्मक उपागम को अपना के? इसमें से कौन कौन सी सबसे प्रभावी करें कि भाषा का व्याकरण कब सबसे ज्यादा सटीक हो सकता है? 30वां प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए, इसमें से 4 जो विकल्प हैं वो क्या आपके समक्ष उत्तर रखते हैं। चलिए, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, जितने भी पठन सामग्री है और वो किस तरह की है, क्या उसको हम अच्छा एक साथ कर देंगे तब बच्चा सीख सकता है, या व्याकरणिक संरचनाओं का अलग से अभ्यास कराएंगे तब सीख सकता है, या व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ? ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा। कंठस्थ करके हम चीज़ों को याद तो कर सकते हैं, व्याकरणिक नियम समझ नहीं सकते, ये विकल्प नहीं होगा। सिर्फ संरचनात्मक उपागम को अपना के, ये भी सही नहीं होगा। अब 2 विकल्प बचे हुए हैं कि व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास क्यों कराएंगे? अलग से अभ्यास नहीं कराएंगे क्योंकि बच्चे को भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा सीख सकते हैं। सबसे अच्छा सीख सकते हैं कब? जब पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एक साथ बच्चे के समक्ष रखी जाएगी, तब उस बच्चे में भाषा का व्याकरण जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि शब्द होंगे, शब्द जब शब्दांश के रूप में आएंगे, उसका वाक्य बनेगा, वाक्य विन्यास आएगा, उसको जोड़ते हुए पठन सामग्री के साथ जोड़ते हुए अगर हम बच्चों को व्याकरण पढ़ाएंगे तो अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे मैं समय की बात करूं और हम समय में एक ही शब्द ले लूं कि बारिश होती है, बारिश हो रही है, बारिश होगी, बारिश होती होगी, शायद बारिश हो, बारिश हो चुकी है, बारिश हुई थी, बारिश हो रही होगी, बारिश हो चुकी होगी। मैंने सारे कालों को बोल दिया वाक्य में। अब मैं जब उसमें बताऊंगी कि ये वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल, तो बच्चा उसको सीख पाएगा, व्याकरण सीखना आसान हो जाएगा। ऐसे ही सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके बच्चों को व्याकरण पढ़ाया जाए तो वो व्याकरण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये था हमारा 30वां प्रश्न।
तो इन प्रश्न पत्र में आपने देखा कि किस तरह से आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न सिद्धांतों और सिद्धांतों को किस रूप में भाषा अधिगम में सहायक बनाने की बात की गई थी, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। और आपको क्या करना है, अपने सिद्धांतों भाषा अधिगम में कैसे उसके उपागम काम करते हैं, कौन कौन से सिद्धांतकार हैं और किन सिद्धांतों में क्या बात कही गई है, हम उन शब्दों को की पॉइंट में याद रखेंगे, कीवर्ड्स में याद रखेंगे, जिससे परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न गलत ना हो। देखते रहिए हमारे आप टीचर गैलेक्सी क्लासेस, जहाँ पे हमारा उद्देश्य आपको शिक्षक बनाना, एक सफल शिक्षक बनाना। तो उस सफलता में आपके सतत हम साथ में हैं। आपको करना मात्र इतना है, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करते रहिए और सुझावों को भी देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, जिसमें आपके सफलतम होने के उस प्रक्रिया के सोपान में आपके साथ गैलेक्सी टीचर क्लासेस सतत बना रहेगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।